पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पेपर में है। ठीक है, अब जहां से मैंने अभी लीव किया है मैं वहां से स्टार्ट कर रही हूँ, पहले इसको यहाँ पर समझें। सेक्शन 12 में ये बताया गया है कि जो कि इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो ये डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटीज में से है कि उसने फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी इंक्वायरी ऑफिसर को, इंक्वायरी कमेटी को, ठीक है, या हेयरिंग ऑफिसर को। और जब वो उन प्रोसीडिंग्स में शामिल होगा तो रेलिवेंट रिकॉर्ड मेंटेन करके वो सबमिट करेगा। और साथ ही साथ मुल्जिम की तरफ से जो गवाह पेश किए जाएंगे उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा, और अगर प्रोसिक्यूशन की साइड पे अगर कोई हॉस्टाइल हो जाता है तो उनका भी ये क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। साथ ही साथ मुल्जिम ने जो डिफेंस के ग्राउंड्स लिए हैं उसको ये रिबर्ट भी करेगा, जो कि हेयरिंग ऑफिसर या अथॉरिटी कंसर्न के सामने लिए गए। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन 13 में देखते हैं कि जब रिपोर्ट सबमिट होती है इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी की तरफ से, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पे क्या ऑर्डर पास कर सकती है। तो इसमें यह कहा गया है कि जब रिसीविंग हो जाती है, जो रिपोर्ट सबमिट की गई है इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से या इंक्वायरी कमेटी की तरफ से, तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी, तमाम रेलिवेंट केस जो मटेरियल है उसको देखेगी, और फिर ये डिटरमिन करेगी कि क्या एक्ट के मुताबिक इंक्वायरी कंडक्ट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि इंक्वायरी बिल्कुल एक्ट की कंप्लायंस के एन मुताबिक हुई है, तो फिर फर्दर डिटरमिन किया जाएगा कि क्या मुल्जिम के खिलाफ चार्जेस प्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं। जहां पर यह साबित हो जाता है कि चार्जेस मुल्जिम के खिलाफ प्रूफ नहीं हुए हैं, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, रिटन में ऑर्डर पास करेगी जिसके जरिए मुल्जिम को एग्जोनरेट कर देगी। या इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर मुल्जिम के खिलाफ चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे कहेगी कि आप शो कॉज दें कि भाई आपको ये सजा क्यों ना दी जाए, तो उसके लिए फिर नोटिस भेजे जाएंगे जिसमें ये तमाम चीज़ों का अंदराज होगा। एक तो उससे इन्फॉर्म ये किया जाएगा कि भाई ये चार्जेस हैं आपके खिलाफ प्रूफ हो गए हैं और ये पेनल्टी प्रपोज की जा रही है जो कि आपके खिलाफ लग सकती है। ठीक है, जो कि इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी लगाना चाहिए। फिर साथ ही साथ उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि वो वजह बयान करे कि उस पर पेनल्टी क्यों ना इम्पोज की जाए। ठीक है, और इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसे एडिशनल डिफेंस सबमिट करने पड़ेगा इन रिटर्न में, जिसके लिए उसके पास 7 दिन का टाइम पीरियड होगा। जब नोटिस वो रिसीव करेगा तो 7 दिन के अंदर वो एडिशनल डिफेंस भी सबमिट करे। ठीक है, उसके बाद ये इंडिकेट किया जाएगा कि किस तारीख को आपकी पर्सनल हियरिंग होगी हियरिंग ऑफिसर के सामने, जिसमें आपको मौका मिलेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपको पर्सनली हियर किया जाएगा। ठीक है, और इस हवाले से अगर हियरिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है तो वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के रैंक का होना चाहिए, उससे अबव होना चाहिए। साथ ही साथ जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हुई है उसकी एक कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी मुल्जिम को, और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्शन दी जाएगी कि आप तमाम रेलिवेंट रिकॉर्ड के साथ हियरिंग की डेट पे पेश हों। ठीक है, हियरिंग ऑफिसर के सामने। अच्छा, मजीद आगे सब सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि पर्सनल हियरिंग का जो राइट है वो देने के बाद, तो जब या फिर जब रिपोर्ट की रिसीविंग हो जाती तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिर से देखेगी कि क्या कंक्लूड हुआ है, क्या फाइंडिंग्स आई हैं इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से, ये क्या रिकमेंडेशन आई है। ठीक है, और क्या डिफेंस लिया गया है मुल्जिम की तरफ से पर्सनल हियरिंग के दौरान। तो फिर 3 तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं ना रिटर्न में, ये होगा कि या उसे या तो एग्जॉनरेट कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, या सेक्शन 4 के तहत जो पेनल्टीज प्रोवाइडेड है उनमें से कोई एक से ज्यादा पेनल्टीज इम्पोज कर दी जाए। ठीक है, इसमें आगे ये बताया गया कि अगर चार्जेस ग्रेव करप्शन के लगे थे तो फिर उसमें ये होगा कि जो लॉस रिकवर करना है उसकी पेनल्टी के साथ साथ आपको सर्विस से डिसमिसल करने की भी सजा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये बताया गया कि अगर चार्जेस इस हवाले से थे कि 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया कि आप अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, आगे ये बताया गया है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं उससे सेटिस्फाइड है कि भाई ये एक्ट की कंप्लायंस के मुताबिक नहीं हुई हैं और कई जो फैक्ट्स हैं या मेरिट्स ऑफ द केस को इग्नोर किया गया है या कोई और माकूल वजूहात हैं, तो फिर रीजंस रिटर्न में रिकॉर्ड करके
इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी से इंक्वायरी दोबारा वापस ले ली जाएगी और दोबारा से डिनोवो इंक्वायरी का हुक्म होगा। ठीक है। अच्छा, आगे का है इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, केस को 90 दिन में डिसाइड करेगी। इसमें वो टाइम एक्सक्लूडेड है जिस दौरान कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो पोजीशन या पोस्ट है वो वैकेंट रही है। ठीक है। आगे अच्छा, इसमें मजीद 7A की एडिशन हुई है जिसमें यह बताया गया जो कैबिनेट कमेटी है लेजिस्लेशन में वो फर्दर टाइम पीरियड अलाउ कर सकती है अगर तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि बियॉन्ड मतलब के 60 डेज में केस डिसाइड हो नहीं पा रहा, उसके कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो फिर भी फर्दर एक्सटेंशन सी की जा सकती है। 7A अभी इंक्लूडेड हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये हम सब सेक्शन 8 देखते हैं इसका, जिसमें ये कहा गया कि अगर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड जो कि 90 दिन का है उसमें अगर डिसाइड, एक मिनट है, इफ द केस इज नॉट डिसाइडेड, अच्छा जी 60 डेज कर दिया, सही है, उधर 90 लिखा होता, ठीक है। अगर 60 डेज में डिसाइड नहीं होता तो फिर मुलजिम जो है वो खुद भी एप्लीकेशन दे सकता है एपलेट अथॉरिटी को ताकि वो डायरेक्शन सीख कर सकेंगे जो केस है और एज अर्ली ये केस डिसाइड हो सके जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑथराइज किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो पर्सनल हियरिंग की बात की गई उस पर सेक्शन 14 में अलहदा से ये बताया कि जो अथॉरिटी है जिसे ऑथराइज किया जाएगा वो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपको हियरिंग ऑफिसर के सामने सुना जाए। ठीक है, जैसी उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो रिटन में ऑर्डर इशू किए जाएंगे जिसके तहत मुलजिम को बुलाया जाएगा, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा कि वो केस के मुतलका रिकॉर्ड के साथ पेश हो पर्सनल हियरिंग के लिए जो डेट स्पेसिफाइड होगी। ठीक है। हेयरिंग, पर्सनल हेयरिंग का हक देने के बाद तो जो भी कंटेंशंस ली गई हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं हेयरिंग के दौरान उन्होंने कहा है, वो अपने रिमार्क्स जो है ना जो ऑथराइज्ड है जो ऑफिसर हेयरिंग ऑफिसर है वो अपने रिमार्क्स लिख लेगा और फिर वो जो रिपोर्ट है वो अथॉरिटी को सबमिट कर दी जाएगी जिसने उसे अपॉइंट किया है, जिसमें इंक्वायरी रिपोर्ट की समरी शामिल होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि मुलजिम की तरफ से डिफेंस क्या लिया गया है, कोई अपील रिव्यू के ग्राउंड्स तो नहीं बनते सेक्शन 16 के तहत, और डिफेंस की समरी सबमिट होगी जो मुलजिम की तरफ से ली गई है और साथ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के क्या व्यूज हैं इसके हवाले से अगर कोई है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 15 में ये बताया गया कि जैसे एक जगह से जो ऑफिसर है दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है तो अगर आपने ट्रांसफरी ऑफिसर के खिलाफ अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है तो जिस जगह से उसका तबादला हुआ था वहां पर इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस तरह से हम मतलब इसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो जो प्रोसीडिंग की कॉपी है वो लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भिजवा दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि जो बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो ले रहा है ऑफिसर के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का अख्तियार मिला है उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो तमाम अख्तियारात हैं वो एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है आपको। उसके बाद सेक्शन 16 में डिपार्टमेंटल अपील और रिव्यू का जिक्र किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर मुलजिम को पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है, ठीक है, तो 30 दिन के अंदर उसके पास ये हक है कि वो अपील प्रेफर कर सकते हैं एपलेट अथॉरिटी को। लेकिन जहां पर वो ऑर्डर्स चीफ मिनिस्टर की तरफ से पास किए गए थे एज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो जो मुलजिम है चीफ मिनिस्टर के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा 30 दिन के अंदर। ठीक है। तो जो अथॉरिटी जो एम्पावर्ड है सब सेक्शन 1 के तहत वो केस का रिकॉर्ड मंगवा सकती है, फिर उस पर कमेंट्स देगी, जो पॉइंट्स रेज किए गए अपील में कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर अपील रिव्यू को कंसिडर करने के बाद वो रिटर्न में ऑर्डर पास करेगी कि पेनल्टी के ऑर्डर को अपहोल्ड किया जाता है, सजा को बरकरार रखा जाता है, अपील रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट किया जाता है, या फिर ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया जाएगा और मुलजिम को एग्जॉनरेट कर दिया जाएगा, ये ऑर्डर्स में मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी और पेनल्टी की जो पेनल्टी है उसको रिड्यूस या इन्हांस करने का हुक्म दिया जाएगा, या फिर पेनल्टी को सेटिसाइड कर दिया जाएगा और जो केस है वो दोबारा रिमांड कर लिया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। ठीक है, जहां पर वो मुतमिन है कि जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से वो एक्ट के मुताबिक नहीं है और यहाँ पर वो फिर डिनोवो इंक्वायरी का हुक्म देगा या रेक्टिफाई करेगा प्रोसीजरल लैप्सेस को या जो इरेगुलरिटीज कमिट हुई हैं। ठीक है।
अच्छा, मजीद ये बयान किया गया है कि अगर कोई अपील एपलेट या रिव्यू अथॉरिटी ये प्रपोज करती है कि पेनल्टी को इम्पोज कर दिया जाए, तो रिटर्न में ऑर्डर पास किए जाएंगे कि मुल्जम को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके खिलाफ ये एक्शन लेने लगे, ठीक है, और इस एक्शन की ये वजूहत है। साथ ही साथ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि इसको शो कॉज दिया जाएगा, ठीक है, उसे पर्सनल हेयरिंग का हक दिया जाएगा। तो जो हेयरिंग ऑफिसर है जो अपॉइंट की जाएगी जहाँ तो वो गवर्नमेंट सेक्रेटरी के रैंक का होना चाहिए हियरिंग ऑफिसर, जब वो उसको दोबारा से मुल्जिम को सुनेगा, ठीक है। और जो अपील रिव्यू जो प्रेफर की जाएगी सेक्शन के तहत, वो पिटीशन की सूरत में होगी, रिटर्न में होगी, कंसाइसली उसमें ऑब्जेक्शन के ग्राउंड्स लिखे होंगे, ठीक है, और जो एक मॉडरेट लैंग्वेज है उसमें होगा। उसके बाद सेक्शन 17 में रिवीजन बताई गई है कि कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चीफ सेक्रेटरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, या कोई एपलेट अथॉरिटी है, वो रिकॉर्ड मंगवा सकती है जो कि पेनल्टी अगर इम्पोज कर दी गई या एग्जॉनरेट कर दिया गया है, तो उस ऑर्डर के 1 साल के अरसे में आप उस प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की हैसियत से, ठीक है, ताकि ये डिटरमिन किया जा सके कि जो वो ऑर्डर या प्रोसीडिंग्स टेकअप की गई हैं क्या वो करेक्ट है, लीगैलिटी चेक करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए। तो केस के रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद अथॉरिटी क्या हुक्म दे सकती है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर को या तो अपहोल्ड कर दिया जाए, या डिनोवो इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए, या पेनल्टी को इम्पोज कर दिया जाए, या जहां पर या जहां पेनल्टी को इन्हांस कर दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा ये कहा गया कि कोई भी अगर पेनल्टी इम्पोज करनी है, कोई भी ऑर्डर पास करना है, तो इससे पहले उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ शो कॉज का हक लाजमी दिया जाएगा, या पर्सनल हेयरिंग का हक दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 18 में ये कहा गया है कि इस एक्ट के तहत एडवोकेट को रिप्रेजेंटेशन का हक हासिल नहीं है किसी भी सूरत में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 19 में अपील बिफोर द सर्विस ट्रिब्यूनल बताया गया कि अगर कोई एम्प्लॉय एग्रीव्ड है सेक्शन 16-17 के तहत, अब वो अपील हो सकती है, रिव्यू हो सकती है, रिवीजन हो सकती है, तो वो 60 दिन के अंदर डिपार्टमेंटल अपील रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है, जो एग्रीव्ड है, जो कि अपील प्रेफर करेगा पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। एक मिनट है, डज नॉट पास है। अच्छा, पहले तो ये बात की गई है कि अगर सेक्शन 16 और 17 के तहत अगर फाइनल ऑर्डर पास किया गया तो 30 दिन के अंदर वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल को अपील फाइल करेगा पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। लेकिन अगर एपलेट अथॉरिटी या चीफ मिनिस्टर 60 डेज हो गए हैं वो ऑर्डर पास नहीं करा, तो उस वक्त भी आप उस फैसले के खिलाफ एपलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। पंजाब जो सर्विस ट्रिब्यूनल है एपलेट अथॉरिटी है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 90 दिन का टाइम पीरियड फिर होगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि the appeal as the case may be reviewed if pending for shall abate to the extent of such employee। अच्छा, अगर सब सेक्शन 2 के तहत पावर एक्सरसाइज की है तो जो चीफ मिनिस्टर है एम्प्लॉय की हद तक वो जो राइट है रिव्यू करने का उसको या अपील करने का जो हक है उसको अबेट भी कर सकता है, मतलब उससे हक लिया जा सकता है, ठीक है। बाकी और क्या क्या इम्पोर्टेंट है 2021 ये रहने दें। इंडेमनिटी ये है कि कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ। सेक्शन 23 में है कि जुरिस्डिक्शन बार्ड है, आप किसी भी अदालत में ये जो प्रोसीडिंग्स इस एक्ट के तहत ली जाएंगी उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, यही इसमें इम्पोर्टेंट था।